Good afternoon, students. Today I am going to discuss the third chapter of History of Social Science of Class 6 and CERT. And name of this chapter is From Gathering to Growing Food. So today I am going to discuss this chapter. And firstly, I'm going to discuss the first slide, that is introduction. इस slide में हम introduction देखेंगे इस चैप्टर का। मतलब इस स्लाइड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंटेंट क्या है, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है ये मैं बताना आपको स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा जो फर्स्ट सेकेंड चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। उस चैप्टर में मैंने बताया था प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। मैंने बताया था द बिगिनिंग फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज़ नोन एज प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री-हिस्टोरिक पीरियड वाज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री सब पीरियड्स, और उसमें तीन पीरियड मैंने आपको बताया था। पैलियोलिथिक पीरियड एक बताया था, आपको याद होगा पैलियोलिथिक पीरियड, और दूसरा पीरियड मैंने आपको बताया था मेसोलिथिक पीरियड, और तीसरा पीरियड था नियोलिथिक पीरियड। याद आ रहा है आपको? मैंने टाइम पीरियड बताया था ये पैलियोलिथिक पीरियड का फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स एगो, और मेसोलिथिक पीरियड जो मैंने बताया था फ्रॉम 12,000 ईयर्स एगो टू 10,000 ईयर्स एगो, और इसका नियोलिथिक टाइम पीरियड मैंने बताया था फ्रॉम 10,000 ईयर्स एगो टू 6,000 ईयर्स एगो। ये थे टाइम पीरियड्स, थ्री टाइम पीरियड्स मैंने बताया था जो हमको सेकेंड और थर्ड चैप्टर में स्टडी करना है। तो सेकेंड चैप्टर में हमने स्टडी करा पैलियोलिथिक टाइम पीरियड फर्स्ट पार्ट में, और लास्ट पार्ट में मेसोलिथिक टाइम पीरियड। पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बींग्स क्या थे, हंटर प्लस गैदरर। वो एनिमल्स की हंटिंग करके खाते थे या प्लांट प्रोड्यूस को गैदर करते थे। क्यों? बिकॉज दे डिड नॉट नो द एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। जानवरों को पालना नहीं जानते थे और एग्रीकल्चर करना नहीं जानते थे, इसीलिए खाना खाने के लिए वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट किस पे थे? फॉरेस्ट पे। फॉरेस्ट के जो प्लांट्स थे उनके प्लांट प्रोड्यूस जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स रहते थे उनको खाते थे, या जो भी एनिमल्स थे उनकी हंटिंग करते थे। दैट इज़ वाई दे वर नोन एज हंटर गैदरर। उसके बाद मैंने पढ़ा है म्यूजोलिथिक टाइम पीरियड जो 12,000 ईयर्स एगो स्टार्ट होता है। इस टाइम पीरियड में क्लाइमेट में थोड़ा चेंज हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, इसके कारण ज़्यादा बारिश हुई, बड़े बड़े ग्रास लैंड्स डेवलप हुए, और इसके कारण लोगों ने सीखा दो चीज़ करना। पहला क्या सीखा लोगों ने? फार्मिंग करना, और वो फार्मर बन गए। और दूसरा क्या करना सीख गया और वो लोग? हर्डिंग करना। हर्डिंग का मतलब होता है पशुपालन, पशुओं को पालने लगे, वो फार्मर और हर्डर बन गए थे। समझ में आ गया आपको? मतलब तो ये दो चीज़ें हमने पढ़ा। अब नियोलिथिक टाइम पीरियड में हम क्या पढ़ेंगे? नियोलिथिक टाइम, इस चैप्टर में हमको नियोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में स्टडी करना है इन दिस चैप्टर। प्रीवियस चैप्टर में हमने पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में स्टडी करा जब ह्यूमन बींग्स क्या थे? हंटर गैदरर। फिर मेसोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में स्टडी करना करा जब ह्यूमन बींग्स हंटिंग और गैदरिंग छोड़कर उन लोगों ने करना स्टार्ट किया क्या? फार्मिंग और हर्डिंग। मतलब फार्मिंग और हर्डिंग सीखा उन्होंने, वो हम लोगों ने पढ़ा कैसे, हाउ दे लर्नड फार्मिंग एंड हर्डिंग। और अब इस चैप्टर में हम नियोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे जब ह्यूमन बींग्स कंप्लीटली बन चुके थे क्या? फार्मर और हर्डर। अब वो खेती करते थे और जानवरों को पालते थे। तो अब इनकी लाइफ कैसी थी? व्हेन दे वेयर कंप्लीटली when they became the complete farmer and complete herder। जब वो पूरी तरह से फार्मर बन गए और पूरी तरह से हर्डर बन गए, जब पूरी तरह से ये दोनों प्रोसेस वो सीख लिए, तो उनकी लाइफ अब कैसे हो गई? मतलब जब ह्यूमन बींग्स फार्मिंग और हर्डिंग सीख रहे थे वो टाइम पीरियड था मीजोलिथिक। जब वो फार्मिंग और हर्डिंग नहीं जानते थे, जब वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे, तो पैलियोलिथिक। और जो पूरी तरह से फार्मर बन चुके थे तो उनकी लाइफ किस पीरियड में स्टडी हम करेंगे? नियोलिथिक टाइम पीरियड में स्टडी करेंगे। मतलब इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग नियोलिथिक टाइम पीरियड। और नियोलिथिक टाइम पीरियड में ह्यूमन बींग्स क्या थे? पूरी तरह से बन चुके थे फार्मर और हर्डर। मतलब अपने फूड आइटम्स को वो खुद ही क्या करते थे? ग्रो करते थे। मतलब अब फूड आइटम्स के लिए उनको हंटिंग और गैदरिंग नहीं करनी पड़ती थी। दे स्टार्टेड ग्रोइंग दियर फूड आइटम्स बाई ओन, by growing various plants, various grains, various vegetables, various
fruit items, as well as they started using animal produce like meat, milk, butter, etc., because they started doing hearing also herding also, rearing and herding also. तो इस चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। क्यों इसका नाम ये पड़ा, क्योंकि हम उस टाइम पीरियड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जब ह्यूमन बींग्स जान गए थे क्या करना, टू ग्रो दियर फूड। और इससे पहले क्या थे वो, गैदरर, हंटर गैदरर थे, तो हंटर गैदरर से टर्म लिया गया है गैदरिंग। तो इसीलिए चैप्टर का नाम क्या पड़ गया, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मतलब अब गैदरिंग करने की जगह पर, या गैदरर से वो क्या बन गए थे, ग्रोवर ऑफ दियर ओन फूड। अपने फूड को खुद ही ग्रो करना वो सीख गए थे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मतलब ह्यूमन बीइंग का कन्वर्जन हो गया था फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू ग्रोवर ऑफ देयर ओन फूड आइटम्स बाय डूइंग फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ वेरियस एनिमल्स। इज दिस क्लियर? तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं नियोलिथिक टाइम पीरियड में, व्हेन पीपल बिकेम फार्मर्स एंड herders from hunter gatherer. So in this chapter we will study the lives of people during Neolithic period, when people became farmer and herder मतलब now they became farmer and herder from hunter gatherer. Firstly previously they were hunter gatherer, now they became farmer and herder, means they started growing their food by themselves. That is why the title of this chapter has been given as from gatherer to growing food. मतलब gatherer से अब बन गए थे grower of food, इसीलिए इस चैप्टर का नाम ये पड़ गया। मतलब अब ह्यूमन बींग्स फार्मर और हर्डर थे, अब उनकी लाइफ कैसी थी इसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले एक टर्म हमको स्टडी करना है, डोमेस्टिकेशन। और डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। पॉइंट वाइज दिया गया है। डोमेस्टिकेशन बहुत ही सिंपल टर्म है, जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, प्लांट्स या एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को ग्रो करना, और जितने भी एनिमल्स हैं उनकी देखभाल करना या एनिमल्स को पालना, ये दोनों प्रोसेस को बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। सो डोमेस्टिकेशन मीन्स ग्रोइंग प्लांट्स एंड लुकिंग आफ्टर एनिमल्स, इसको बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, during Mesolithic time period, as I told you that previously, during Mesolithic period people selected those plants and animals for domestication that were not prone to disease. अब मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि डोमेस्टिकेशन मतलब ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स, एनिमल्स को पालना और प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन करना किस टाइम पीरियड में ह्यूमन बींग्स ने सीखा, मेसोलिथिक टाइम पीरियड में। तो मेसोलिथिक टाइम पीरियड में जब वो सीख रहे थे प्लांट्स को ग्रो करना और एनिमल्स की रियरिंग करना, एनिमल्स को पालना, तो कौन से प्लांट्स उन्होंने सेलेक्ट करे ग्रो करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, और कौन से एनिमल्स उन्होंने सेलेक्ट करे लुक आफ्टर करने के लिए। वो कौन से एनिमल और प्लांट्स थे, विच वेर नॉट प्रोन टू डिजीज़, जिनमें बीमारियां कम लगती थी, ऐसे प्लांट उन लोगों ने सेलेक्ट करा। नेक्स्ट, third point, they selected those plants to grow which had large size and edible grains. उन लोगों ने, मैंने आपको बताया था ग्रास लैंड्स डेवलप हुई, उस ग्रास लैंड्स में बहुत सारी ऐसी ग्रास थी जिनमें ग्रेन आते थे। तो उन लोगों ने ऐसे प्लांट्स को सेलेक्ट, उन ग्रासेस में से उन लोगों ने ऐसे ग्रास या प्लांट्स को सेलेक्ट करा एग्रीकल्चर करने के लिए या लुक आफ्टर करने के लिए या उनकी फार्मिंग करने के लिए, जिनकी क्या विशेषता थी, उनके ग्रेन जो होते थे वो लार्ज साइज्ड होते थे, बड़े ग्रेन्स जिसमें उगते थे। और दूसरा, ग्रेन्स एडिबल थे। बहुत सारे ग्रेन्स पॉइजनस होते हैं जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो उन सारे ग्रेन्स को उन लोगों ने उगाना बंद कर दिया। ऐसे ग्रेन्स को उन लोगों ने ग्रो करना स्टार्ट किया, कंटिन्यू रखा, जिनमें एडिबल ग्रेन्स होते थे और लार्ज साइज ग्रेन होते थे, जैसे वीट, राइस, बाजरा, मेज़, इनको उगाना इन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद दे सेलेक्टेड दोज एनिमल्स फॉर हर्डिंग के लिए या रियरिंग के लिए, पालने के लिए उन एनिमल्स को उन्होंने सेलेक्ट करा जो रिलेटिवली जेंटल थे,
मतलब वाइल्ड एनिमल्स को उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, हिंसक जानवरों को जो इंसानों को ही मार के खा जाए ऐसे एनिमल्स को उन्होंने नहीं सेलेक्ट किया डोमेस्टिकेशन के लिए। इसीलिए डोमेस्टिक एनिमल कौन कौन से होते हैं जिनका डोमेस्टिकेशन ह्यूमन बीइंग करता है आज भी और पास्ट में करना सीखा था? शीप, गोट, बफेलो, ऑक्स, पिग एक्सेट्रा। ये सारे एनिमल्स को इन्होंने डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया। बिकॉज ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स रियर्ड, जो एनिमल जिनकी वो रियरिंग करते थे और प्लांट्स जिसको वो ग्रो करते थे ह्यूमन बींग्स, डोमेस्टिकेशन के कारण क्या हुआ? दे बिकेम डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ह्यूमन बींग्स ने जिन भी प्लांट्स का एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, को ग्रो करना स्टार्ट किया, वो जो प्लांट्स फॉरेस्ट में उगते थे उनसे डिफरेंट हो गए। और ऐसे जिन एनिमल्स को इन्होंने डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया है, जिन एनिमल्स की रियरिंग स्टार्ट करी, वो वाइल्ड एनिमल्स से डिफरेंट हो गए। तो इसीलिए वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड प्लांट्स, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स होते हैं, उनसे क्या हो जाते हैं? डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके टीथ और हॉर्न, उनके दांत और सींगे वाइल्ड एनिमल्स के क्या होते हैं? बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो ये डोमेस्टिकेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं आपको कुछ साइट्स बता रहा हूँ। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था साइट्स आर दोज प्लेसेस वेयर आर्कियोलॉजिस्ट्स dig the land and get the various objects which were used by human beings in past, और उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करके वो पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि साइट्स वो जगह होती हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट जो इतिहास की स्टडी करते हैं, हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। वो कुछ जगहों की खुदाई करते हैं और खुदाई से ज़मीन के नीचे से जो भी सामान उनको मिलते हैं उसको स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि वो कितने पुराने हैं। और उसके बाद वो स्टडी करते हैं उन सामानों को देखकर कि उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड के वो सामान है, लोगों की लाइफ कैसी रही होगी। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ नियोलिथिक साइट्स के बारे में। ऐसी साइट्स जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स रहा करता था, किस टाइम पीरियड पे? नियोलिथिक टाइम पीरियड पे। ये साइट्स कौन कौन सी है? जैसे यहाँ पे दिया गया साइट्स: मेहरगढ़, कोल्डिहवा, महागरा, गुफकराल, बुर्जहोम, चिरांड, हल्लूर, पियामपल्ली। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये जगहों को नियोलिथिक साइट्स हैं, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे अनुमान लगाया होगा, कैसे पता लगाया होगा? कि हुआ क्या होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इन सब जगहों की खुदाई करी और यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिले। जैसे उस टाइम पे जो भी बर्तन यूज़ किए जाते थे, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी वेपन्स मिले खुदाई से, जो भी पॉट्स मिले, जो भी ऑर्नामेंट्स मिले, गहने मिले, उनकी कार्बन डेटिंग करी उन्होंने। एक होता है टर्म जिसे बोलते हैं कार्बन डेटिंग। इसमें साइंटिस्ट्स क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी कार्बन डेटिंग करके उन ऑब्जेक्ट्स कितने पुराने हैं, हाउ मच ओल्ड द ऑब्जेक्ट्स आर, वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। तो इन सब जगहों पे, चाहे वो मेहरगढ़ हो, कोल्डिवा, महागरा, गुफकराल, बुरजोम, चिरांड, हल्लूर, पियामपल्ली की खुदाई से जो भी सामान मिले, उनकी जब कार्बन डेटिंग करी गई तो इनकी जो उम्र पता चली, ये पता चला कि दीज वेयर 10,000 ईयर्स टू 6,000 ईयर्स ओल्ड। ये जो सामान मिले, इनसे पता चला कि ये 10,000 से लेकर 6,000 साल पुराने थे। और 10,000 साल से 6,000 साल पहले कौन सा टाइम पीरियड एग्जिस्ट करता था? उसका नाम था नियोलिथिक टाइम पीरियड। इसका मतलब ये सामान किस टाइम पीरियड में यूज़ किए जाते थे? नियोलिथिक टाइम पीरियड पे। मतलब ये जो भी जगह है, यहाँ पे इंसान किस टाइम पीरियड में रहा करता था? नियोलिथिक टाइम पीरियड पे। इसलिए इन साइट्स को बोला जाता है नियोलिथिक साइट्स। ओके, तो जब इन साइट्स पे खुदाई करी गई तो सामान के साथ साथ बहुत सारे ग्रेन्स और एनिमल बोन्स भी मिली। तो इन ग्रेन्स और एनिमल बोन्स को देखकर ये पता लगाया, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं या ये अनुमान लगाया जाता है कि इन जगहों पे इन ग्रेन्स को खाया जाता था और इन एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन होता था। कौन कौन से? जैसे मेहरगढ़, यहाँ लिस्ट दी गई है किस साइट पे कौन सा ग्रेन और बोन मिला है। जैसे मेहरगढ़, अभी नेक्स्ट पेज पर एक मैप है, उस मैप में इन सारी साइट्स को दिखाया गया, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप जान जाइए मेहरगढ़ आज की डेट में कहाँ पे है, जो पाकिस्तान है वहाँ पे पड़ता है। तो ये मेहरगढ़ में कौन कौन से ग्रेन मिले? वीट, बार्ले, शीप, गोट,
वीट बार्ली मिले। और कौन कौन से एनिमल के मिले? शीप, गोट और कैटल के। कोल्डीवा ये उत्तर प्रदेश में है आज के डेट में। यहाँ पे कौन सा ग्रेन मिला? राइस। ओके। और फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स, एनिमल फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स यहाँ पे मिली। उसके बाद महागरा की बात करते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे कौन सा ग्रेन मिला? राइस। और कौन कौन से एनिमल्स मिले? कैटल मिले। कैटल मतलब यही काऊ, बफेलो, शीप, गोट, ये सब कैटल में आते हैं, इनके बोन्स मिले। उसके बाद गुफ कराल, ये आज के डेट में कहाँ पे है? कश्मीर में है। यहाँ पे कोई एनिमल बोन तो नहीं मिला, लेकिन दो ग्रेन्स मिले हैं, वीट और लेंटिल। उसके बाद बुर्जहोम, ये भी कश्मीर में है। यहाँ से क्या क्या मिला है? वीट और लेंटिल, ये दो तो ग्रेन्स मिले हैं। और कौन कौन से एनिमल्स के बोन्स मिले हैं? डॉग, कैटल, शीप, गोट, बफेलो। उसके बाद चिरांड की बात करते हैं, ये आज बिहार में स्थित है। ये जो साइट है, यहाँ से कौन कौन से ग्रेन मिले हैं? वीट, ग्रीन ग्राम, बार्ली। और कौन कौन से एनिमल्स के बोन मिले? बफेलो, ऑक्स। हल्लूर, ये आज की डेट में आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से मिलेट मिला है ग्रेन के फॉर्म में। और कौन से एनिमल बोन मिले हैं? कैटल, शीप, गोट, पिग। और पियामपल्ली, यह कहाँ पे है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे क्या कौन कौन से ग्रेन्स मिले हैं? ब्लैक ग्राम, मिलेट। और कौन से एनिमल बोन मिले हैं? कैटल, शीप, पिग। तो इस तरह से इन साइट्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पर्टिकुलर ग्रेन देके कि वो किन किन साइट्स पे मिला, या कोई भी एनिमल का नाम देके वो कौन कौन से साइट्स पे मिला, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पेज पे एक मैप दिया गया है इंडिया का। इस मैप में आप देख सकते हैं, ये जो इंडेक्स दिया गया है, इंडेक्स में दिया गया है कि जो भी ब्लू स्क्वायर्स हैं, ये कौन से साइट्स को दिखाते हैं? नियोलिथिक साइट्स। तो नियोलिथिक साइट्स, जैसे एक मेहरगढ़ था, पिछले पेज पे हम लोगों ने देखा था, वो आप देख सकते हैं। ये इंडिया का आउटलाइन मैप है। ये इंडिया के बाहर ये जो वाला हिस्सा, ये किसका है? पाकिस्तान है। तो ये मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है? ये अफ़गानिस्तान है। ये पाकिस्तान, और ये कौन सा कंट्री है? अफ़गानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे स्थित ये जगह है, कौन सी? मेहरगढ़। ओके। उसके बाद नेक्स्ट मैंने साइट आपको बताया था बुर्जहोम, आप देख सकते हैं कश्मीर में है। फिर साइट चिरांड मैंने आपको बताया था यूपी में। फिर मैंने आपको बताया था महागरा दिखाया था, कोल्डिवा दिखाया था, दाओजाली हैडिंग साइट्स जो आई थी, पियामपल्ली, हल्लूर। ये सारी साइट्स आपको पिछले लिस्ट में मैंने आपको दिखाई थी, आप देख सकते हैं। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में है, महागरा उत्तर प्रदेश में है, इन दोनों को देख सकते हैं। दिस इज कोल्डिवा एंड महागरा। मेहरगढ़ पाकिस्तान मैंने दिखाया आपको, कोल्डिवा और महागरा दोनों उत्तर प्रदेश में है, देख सकते हैं मैप में। कोल्डियमा और महागरा, इनकी लोकेशन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। इज इज क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट साइट कौन सी है? गुफकराल और बुर्जहोम, ये दोनों कहाँ पे हैं? कश्मीर में है। गुफकराल तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन बुर्जहोम इस मैप में दिखाया गया है, इसी के पास यहाँ पे गुफकराल भी है। नेक्स्ट चिरांड, ये कहाँ पे है? बिहार में। चिरांड आप देख सकते हैं, बिहार, ये वाली स्थिति चिरांड की है। नेक्स्ट हल्लूर आंध्र प्रदेश में, और पियामपल्ली भी आंध्र प्रदेश में, आप देख सकते हैं हल्लूर और पियामपल्ली ये दोनों आंध्र प्रदेश में हैं। हल्लूर और पियामपल्ली ये दोनों कहाँ पे स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में। इज दिस क्लियर? तो ये मेन नियोलिथिक साइट्स हैं, नियोलिथिक टाइम पीरियड पे यहाँ ह्यूमन बींग्स रहा करते थे। अब हम ये स्टडी करेंगे कि अब लाइफ कैसी थी नियोलिथिक टाइम पीरियड में, अ न्यू वे ऑफ लाइफ टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। अब लोगों की लाइफ सेटल्ड हो गई थी, लोग एक जगह पे लॉन्ग टाइम पीरियड तक रहना स्टार्ट कर दिए। सेटल्ड लाइफ का मतलब आप
का मूवमेंट कम हो। जब हंटर गैदरर्स थे ह्यूमन बीइंग, दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेसेस more frequently, and why they used to move from one place to other place more frequently. In the previous chapter I have already discussed this, तो यहाँ पे वो डिस्कस मैं करने नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अब उनकी लाइफ सेटल्ड कैसे हो गई, कौन सा प्रोसेस हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता था, हाउ द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ड्यूरिंग नियोलिथिक टाइम पीरियड बिकेम मोर सेटल्ड। तो हुआ क्या था, क्या क्या हुआ था उनके साथ। फर्स्ट, व्हेन पीपल बिगैन ग्रोइंग प्लांट्स, अब वो प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, मतलब दे बिकेम फार्मर। दे हैड टू स्टे एट सेम प्लेस, एक ही जगह पे उनको ज़्यादा समय तक रहना पड़ता था। क्या करने के लिए, टू लुक आफ्टर द प्लांट्स, प्लांट्स की देखभाल करने के लिए, वाटरिंग, उनको पानी देने के लिए, विडिंग, घास निकालने के लिए, ड्राइविंग अवे एनिमल्स, एनिमल्स से उनको बचाने के लिए, और बर्ड्स से, टिल द ग्रेन राइपन, जब तक फसल पक नहीं जाती थी। जब ग्रो करते थे, जब सोइंग ऑफ सीड्स होता था तब से लेके, और जब तक फसल, जो क्रॉप थी, जो भी क्रॉप थी वो पक नहीं जाती थी, तब तक उनको वेट करना पड़ता था एक ही जगह पे। क्या करने के लिए, प्लांट्स की देखभाल करने के लिए, उनकी इरिगेशन कर, सिंचाई करने के लिए, वेडिंग करने के लिए, घास निकालने के लिए। एनिमल्स और बर्ड्स खा जाते थे प्लांट्स को, उनसे बचाने के लिए। तो एक जगह पे लॉन्ग टाइम पीरियड तक वो रहना स्टार्ट कर दिए। सो दे स्टार्टेड लिविंग एट सेम प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब उनका मूवमेंट कम हो गया, प्लांट्स जो भी वो ग्रो करते थे उसकी देखभाल करने के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एक जगह पे रहना पड़ता था। सो दे स्टार्ट, अब रहने के लिए वो क्या बनाने लगे, दे स्टार्टेड मेकिंग हट्स एंड हाउसेज, झोपड़ी या छोटे मोटे घर बना के वो रहने लगे। पिट हाउस, जो बुर्ज हो मैंने आपको दिखाया था नियोलिथिक साइट जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पे पिट हाउस मिला है। जब इस जगह की खुदाई करी गई तो एक स्पेशल काइंड ऑफ हाउस मिला है। इट वाज ए स्पेशल काइंड ऑफ हाउस विच वाज मेड अंडरग्राउंड, ये ज़मीन के नीचे घर बना हुआ था। आज भी अंडरग्राउंड हाउस बना देखते हैं आप, जैसे किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ आप देखते होंगे एक या दो फ्लोर तो ज़मीन के नीचे भी रहता है। इवन पार्किंग आप देखेंगे, जितने बड़े बड़े मॉल्स हैं सबकी पार्किंग अंडरग्राउंड है। तो ऐसे ही वो अंडरग्राउंड घर बनाते थे। कैसे, डिगिंग द लैंड, ज़मीन की खुदाई करके, विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, नीचे जाने के लिए क्या बना देते थे, सीढ़ी। और इस तरह के पिट हाउसेस कहाँ पे मिले हैं, बुर्जहों में। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि पिट हाउस क्या होता है और ये कहाँ मिला था खुदाई पे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड द कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट, जो हट थी उसके अंदर और बाहर भी खाना बनाने का जो चूल्हा होता है उसे कुकिंग हर्ट्स बोलते हैं। तो कुकिंग हर्ट्स वहाँ पे मिला हुआ है। कहाँ पे मिला है आर्कियोलॉजिस्ट्स को, ये नियोलिथिक साइट्स पे मिला है बहुत जगह पे। इन दिस वे दियर लाइफ बिकेम सेटल्ड लाइफ, और इस तरह से उनकी लाइफ कैसे क्या हो गई, सेटल्ड, क्योंकि वो अब एग्रीकल्चर करने लगे। दैट इज़ वाई दे हैड टू स्टे एट at same place for a longer period of time. So they started living in huts and houses. One kind of house which they built during that time period was pit house, and it was found where at Burj home. And not only this, but in many Neolithic sites, both inside the huts and outside the huts, cooking huts have been found, and in this way their life became settled. नेक्स्ट, टूल्स यूज ड्यूरिंग नियोलिथिक टाइम पीरियड। अब हमें देखेंगे कि पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में कौन से टूल्स थे, स्टोन के बने हुए टूल्स थे। नियोलिथिक टाइम पीरियड में मैंने बताया था आपको कि ड्यूरिंग द एंटायर प्री हिस्टोरिक पीरियड द ह्यूमन बींग्स यूज्ड द टूल्स मेड ऑफ स्टोन। तो इस टाइम पे भी स्टोन टूल्स ही बनते थे, लेकिन जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के स्टोन टूल्स थे और मीजोलिथिक टाइम पीरियड से उनसे इनके स्टोन टूल्स थोड़े फाइन थे, अच्छी क्वालिटी के थे। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ऑल्सो पीपल कंटिन्यूड यूजिंग स्टोन टूल्स। इस टाइम पीरियड में भी लोग स्टोन टूल्स ही यूज़ करना स्टार्ट करे रहे, विथ सम मॉडिफिकेशन, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, लाइक पॉलिशिंग एंड फाइन कटिंग एज। इसके एज जो थे, कट करने के लिए जो एज बनाते थे किनारे, वो बहुत शार्प बनाते थे और पॉलिश कर देते थे जो भी स्टोन टूल्स बनाते थे, लाइक मोर्टार एंड पेस्टल। इस टाइम पे मोर्टार और पेस्टल, ग्रेन्स की ग्राइंडिंग करने के लिए मोर्टार, आप देखिए ओखल और मूसल आपने नाम सुना होगा। ओखल और मूसल में पुराने ज़माने में जब ये फ्लोर मिल्स नहीं आई थी, चक्की, आटा की चक्की वाली मिल नहीं आई थी, फ्लोर मिल्स जहाँ आटा गेहूं की पिसाई होती है, तो लोग गेहूं से आटा कैसे बनाते थे, मोर्टार और पेस्टल, ओखल और मूसल मूसल यूज़ करके ये ग्राइंडिंग करते थे। तो उस ज़माने में इसको यूज़ किया जाता था, नियोलिथिक टाइम पीरियड में भी। और फॉर स्टोरिंग एज वेल एज कुकिंग द फूड ग्रेन्स यूज़ द डेकोरेटेड अर्थन पॉट्स। ये लोग यूज़ करना स्टार्ट कर दिए क्या,
अर्थन पॉट, एक अर्थन मिट्टी का बना हुआ बर्तन उस टाइम पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। ये एक नियोलिथिक साइट की खुदाई से मिला हुआ एक अर्थन पॉट है इस तरह का, जिसपे बहुत सारी डेकोरेशन भी ये कर देते थे, बहुत सारी पेंटिंग वेंटिंग कर देते थे इस पर, ताकि ये ब्यूटीफुल बन जाए। और इसका यूज़ क्या करते थे, जो भी फूड आइटम्स थे, जो भी ग्रेन्स थे, उनको स्टोर करने के लिए या उनके कुकिंग के लिए यूज़ करते थे। दे बिगैन वीविंग क्लॉथ, ये कपड़े की बुनाई भी स्टार्ट कर दिया। अब बुने हुए कपड़े पहनते थे। किसके बुने हुए कपड़े? कॉटन। तो कॉटन के कपड़ों को ये स्टार्ट कर दिया, मीन्स दे स्टार्टेड वीविंग द क्लॉथ मेड ऑफ कॉटन। ट्राइब्स, एक ट्राइब्स जिसकी हिंदी होती है जनजाति, आज भी आप सुने होंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ट्राइब्स कौन होते हैं? आज के ज़माने में भी बहुत सारे ऐसे ह्यूमन बीइंग्स हैं जो जिनकी लाइफ मॉडर्न नहीं है, उनकी लाइफ वैसी ही है जैसे लाइफ प्री हिस्टोरिक पीरियड के ह्यूमन बीइंग्स की थी। स्पेशली नियोलिथिक टाइम पीरियड या मेजोलिथिक या पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में लोग हंटर गैदरर थे या फार्मिंग करते थे या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करते थे, यही इनकी लाइफ थी। तो आज के ज़माने में भी बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ हैं जो मॉडर्नाइजेशन से दूर हैं। दे डोंट लिव इन द मॉडर्न विलेजेस और द सिटीज़, they live inside the forest, and their lives are very much similar to the lives of those uh, hunter gatherers, farmers and herders of paleolithic, neolithic and mesolithic human beings। उनकी लाइफ से बहुत कुछ मिलती जुलती है। इन्हीं को ट्राइब्स बोलते हैं। इन ट्राइब्स के बारे में स्टडी करेंगे। यूजुअली 2 or 3 जनरेशंस लिव टुगेदर इन स्मॉल सेटलमेंट या विलेज। ये जंगल के अंदर ही छोटा सा एक गांव टाइप का बना लेते हैं और 1 से 2 जनरेशन एक साथ रहती है वहाँ पे। जैसे मतलब ग्रैंडसन, जैसे ग्रैंडफादर, फादर, सन, ऐसे ग्रैंडसन, फादर, ग्रैंडफादर, ये सब एक साथ रहते हैं। मेंबर्स ऑफ ट्राइब्स फॉलो द ऑक्यूपेशन सच एज, ये करते क्या हैं, मतलब ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये नहीं करते, ये इस तरह की जॉब नहीं करते। दे व्हाट दे डू, ये क्या करते हैं, हंटिंग, गैदरिंग लाइक द पीपल ऑफ पैलियोलिथिक टाइम पीरियड, हर्डिंग, फार्मिंग, हर्डिंग, फिशिंग लाइक द पीपल ऑफ नियोलिथिक। सो प्री हिस्टोरिक पीरियड में लोग जो काम करते थे वही ये करते हैं। इनकी सोसाइटी में क्या होता है, सम मेन आर रिगार्डेड एज लीडर, किसी व्यक्ति को लीडर मान लिया जाता है, ये अपना नेता चुन लेते हैं, अपना हेड बना लेते हैं, अपना सुप्रीम अथॉरिटी बना लेते हैं। ये कौन होते हैं जिसको ये अपना लीडर बनाते हैं? कोई बहुत वृद्ध और एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हो सकता है, या कोई बहुत यंग जो बहुत ब्रेव वॉरियर हो, या कोई प्रीस्ट हो, पुजारी हो तो हो सकता है। मतलब कौन लीडर हो सकता है? कोई यंग ब्रेव बहादुर वॉरियर हो, या कोई पुजारी हो, या कोई बहुत बूढ़ा और एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल हो, तो उसको बनाते हैं। इनका अपना खुद का लैंग्वेज है, इनकी लैंग्वेज हमसे डिफरेंट है, इनका म्यूज़िक अलग है, इनकी कहानियाँ अलग होती हैं, पेंटिंग स्टाइल अलग है, इनके देवी देवता गॉड्स एंड गॉडेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम अस, एंड देर इज़ नो शार्प डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। यहाँ पे कोई धनी और गरीब नहीं होता है, सब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इक्वल होता है, सेम होता है। फाइंडिंग ऑफ मेहरगढ़, अभी मैंने 2 पैलियोलिथिक साइट्स को इंडिया के, सॉरी नियोलिथिक साइट्स को इंडिया के मैप पे दिखाया था, मेहरगढ़ और दूसरा दाऊजाली हेडिंग। इन दोनों पे मेनली क्या क्या चीज़ें मिली है उसके बारे में हमको ब्रीफली स्टडी करना है। कौन कौन से खुदाई जब हुआ है यहाँ पे, आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई कर रहा है, तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ से इनके बारे में क्या क्या पता चला है। दिस साइट इज़ लोकेटेड नियर द बोलन पास। बोलन पास, पास का मतलब क्या होता है, जो बड़े बड़े माउंटेन होते हैं। ओके, इन माउंटेन कंटिन्यू नहीं थे, इन माउंटेन्स में बीच में ब्रेकिंग होती है। जैसे ये माउंटेन रेंज है, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक चली, फिर देखिए बीच में गैप है, फिर तो ये जो बीच में गैप होता है इसी को बोलते हैं पास। पास मतलब ये रास्ता ह्यूमन, जो बीच में जो माउंटेन रेंज के बीच में जो गैप मिलता है, इस गैप में ह्यूमन बींग्स क्या बना लेते हैं, अपने आने एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए अपना रास्ता बना लेते हैं, वे बना लेते हैं, रोड्स बना लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं पास। पास का मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ माउंटेन्स के जाने के लिए जो माउंटेन्स के रेंज के बीच में जो पतला सा गैप होता है, उस गैप को ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं, इसी को पास बोलते हैं। तो बोलन पास कहाँ पे स्थित है? बोलन पास इज़ लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। मैप में मैंने आपको दिखाया था, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बोलन पास एक माउंटेन रेंज है, उस माउंटेन रेंज में एक पास है, मतलब माउंटेन रेंज में बीच में गैप है, उसी गैप
को लोग यूज़ करते हैं अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान जाने के लिए। उस जगह का नाम है बोलन, और वो माउंटेन रेंज के बीच में जो गैप है उसको पास बोलते हैं। वो पास कहाँ पे लोकेटेड है? बोलन जगह पे, इसीलिए उसको बोलते हैं बोलन पास। तो ये जो मेहरगढ़ है ये बोलन पास के पास स्थित है, ये आपको जानना होगा। ये आज की डेट में इंडिया में लोकेटेड नहीं है। इट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान नियर द बोलन पास। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज। ये वो जगह है जहाँ सबसे पहले पता चला है कि विलेज बने थे। सबसे पहले लोग विलेज बना के रहना कहाँ पे स्टार्ट कर दिए थे? मेहरगढ़ में। और यहाँ पे सबसे पहले लोगों ने उगाना सीखा क्या? बार्ली और वीट। यदि पूछा जाए कि इंडिया में बार्ली और वीट सबसे पहले कहाँ पे उगाया गया, तो मेहरगढ़ में। और शीप और गोट का डोमेस्टिकेशन भी सबसे पहले कहाँ यहाँ स्टार्ट हुआ? मेहरगढ़ में स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे क्या मिला है, कौन कौन से और क्या मिला है, ये हमको देखना है। हेयर रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज हैव बीन फाउंड। यहाँ पे जो घर मिले हैं वो बड़े ग्रैंड स्टाइल में बनाए गए हैं। वो घर ऐसे ही नहीं बन गए हैं, बहुत ही प्रॉपर शेप में बनाए गए हैं। इनका शेप या तो स्क्वायर है या तो रेक्टेंगल है, या इनका शेप किस तरह का है? स्क्वायर्ड शेप में यहाँ पे घर मिले हैं, जो कि अगले पेज पे मैंने आपको दिखाया है। ये खुदाई से इस तरह के घर यहाँ पे मिले, आप देख सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप में है, और फिर इस घर को भी 4 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है, यहाँ देख सकते हैं। ये घर जो मिला है, इट इज़ द रिमेन ऑफ अ बिल्डिंग फाउंड एट मेहरगढ़। और ये कितने साल पुरानी बिल्डिंग है? फ्रॉम 10,000 to 6,000 ईयर्स ओल्ड ये बिल्डिंग है। मतलब किस टाइम पीरियड से बिलोंग करती है ये बिल्डिंग? नियोलिथिक टाइम पीरियड में इस तरह का घर बना के लोग रहते थे। और फिर इस घर के में भी बहुत सारे रूम बना देते थे। वो रूम भी या तो रेक्टेंगुलर होते थे या होते थे स्क्वायर्ड शेप में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी एक मेन फाइंडिंग क्या है? रेक्टेंगुलर और स्क्वायर्ड हाउसेस। और क्या फाउंडिंग है? सेवरल बेरियल साइट्स हैव बीन फाउंड। मतलब यहाँ पे बहुत सारी कब्र मिली है। कब्र जहाँ इंसानों को आप देखे होंगे ले जाके, जैसे कुछ रिलीजन में इंसानों को मरने के बाद जलाया जाता है, और कुछ रिलीजन्स में इंसानों को दफना दिया जाता है ज़मीन की। जैसे क्रिश्चियंस होते हैं, या मुस्लिम, इस्लाम जो रिलीजन है, इसमें आफ्टर द डेथ पीपल आर बेरिड, उनको दफना दिया जाता है। और हिंदूज़ में उनको जलाया जाता है। तो बेरियल साइट्स उस टाइम पे लोग जलाते नहीं थे डेथ के बाद डेड बॉडीज़ को, उनको क्या करते थे? कब्र बना के ज़मीन के नीचे उनको गाड़ देते थे। मतलब बेरियल साइट्स वहाँ से पे बहुत सारी मिली हैं। वन ऑफ द बेरियल, एक बेरियल साइट बहुत ही डिफरेंट किस्म की है, क्योंकि इसमें डेड पर्सन को जो दफनाया गया है उसके साथ गोड्स को भी दफनाया गया है। मतलब इंसान और उसके साथ ज़मीन के नीचे गोड्स को भी दफना दिया गया। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता चला कि इंसान के साथ गोड्स को भी वहाँ पे बेरी करा गया? क्योंकि जब खुदाई करी गई तो स्केलेटन, हड्डियाँ मिली इंसान की, और उसी इंसान के साथ लगी हुई हड्डियाँ किसकी मिली? बहुत सारी गोड्स की। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि लोगों को ये लगा होगा कि मरने के बाद जो आत्मा होगी उस इंसान की, उसको भूख लगेगी। तो भूख लगेगी तो खाना कैसे खाएगा? तो इसीलिए उन लोगों ने वहाँ पे ये रिचुअल के तहत वहाँ पे दफना दिया, साथ में क्या? गोट्स को, ताकि उसके मीट को खाएगी उसकी जो भी स्पिरिट होगी, आत्मा होगी। तो इससे ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे लोग स्पिरिट के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते थे कि मरने के बाद आत्मा होती है। तो ये रेक्टेंगुलर हाउस, और ये मैं एक आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। बेरियल फ्रॉम मेहरगढ़, मेहरगढ़ की को बेरियल, जहाँ पे इंसान के साथ, देखिए इंसान का स्केलेटन है, इसको दफनाया गया था ज़मीन के नीचे इस तरह से। यस, और इसके साथ भी स्केलेटन किसकी मिली है? गोट की। आप देख सकते हैं इसके साथ किसको दफनाया गया है? ज़मीन के नीचे गाड़ दिया गया था, किसको? गोट को। ये कि मतलब इसकी जो भी स्पिरिट होगी जब भूख लगेगी तो इनको फूड आइटम के रूप में इस्तेमाल करेगी, इसलिए। और एक और नियोलिथिक साइट के बारे में हमको पढ़ना है, दाऊजाली हेडिंग। दाऊजाली हेडिंग भी एक नॉर्थ ईस्ट में, आप मैप में देख सकते हैं, दाऊजाली हेडिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लोकेटेड है। यहाँ से क्या क्या फाइंडिंग्स है, यहाँ खुदाई से क्या क्या मिला है? सबसे पहले इसकी लोकेशन। नॉर्थ ईस्ट में कौन सी मेन रिवर है? ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे ये सिचुएटेड है। किस रास्ते पर? जो रास्ता इंडिया से जाता है चाइना और म्यांमार को। तो चाइना, इंडिया से
चाइना और म्यांमार को जोड़ने वाला जो रूट है, जो रास्ता है, उसी रास्ते पे ब्रह्मपुत्रा वैली के पास लोकेटेड है ये जगह। कौन सी? दाओजाली हेडिंग। यहाँ पे क्या मिला है स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोर्टार एंड पेस्टल। यहाँ बहुत सारे स्टोन टूल्स और मोर्टार और पेस्टल भी यहाँ पे मिले हैं, मूसल और ओखल, जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया था। यहाँ की सबसे बड़ी फाइंडिंग है स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन यहाँ पे मिला है जिसे बोलते हैं जेडाइट। और ये स्टोन की खासियत ये है कि इंडिया में नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? चाइना में पाया जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे चाइना से लोग यहाँ पे आए होंगे और ये स्टोन को अपने साथ लाए होंगे, या इंडिया के लोग कहाँ गए होंगे? दाओजाली हेडिंग से कहाँ गए होंगे? चाइना में गए होंगे। मतलब इंडिया के लोग, मतलब दाओजाली हेडिंग जो इंडिया का पार्ट था, दाओजाली मतलब प्रेजेंट डे इंडिया जो है इस यहाँ पे लोकेटेड है। मतलब दाओजाली हेडिंग के लोग जाते रहे होंगे या तो चाइना, या चाइना के लोग आते रहे होंगे दाओजाली हेडिंग में, इससे ये पता चलता है। इसके अलावा यहाँ पे टूल्स मिले हैं स्टोन के अलावा, और किसके बने हुए? वुड के बने हुए, लकड़ी के बने हुए, और पॉटरी, बहुत सारे बर्तन भी यहाँ पे मिले हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।